बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं बाबर सोहेल भट्टी। संडे स्पेशल का एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूं। आज के पैनल पे मेरे साथ सबसे पहले सीनियर जर्नलिस्ट अजहर फारूक साहब, जो कि एयरवाई से रिपोर्टिंग करते हैं और पार्लियामेंट कवर करते हैं, और इनके पास शहर इक़्तिदार की बहुत सारी खबरें हैं। इनसे वो भी पूछेंगे आज। दूसरे मेरे मेहमान हैं जी अलाउद्दीन कुरैशी साहब, जो कि MP चौधरी साजिद साहब PP9 के जो हैं, साजिद साहब MP उनके स्पोक्स पर्सन है PTI से। और तीसरे जो मेहमान है मेरे, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, एंकर पर्सन है और एनालिस्ट है। तो आज तीनों जो मेहमान हैं इनसे बातचीत करेंगे मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की। सबसे पहले मैं अजहर साहब के पास जाऊंगा और अपनी तरफ से मैं इस चीज़ की मजम्मत करूँगा एज ए सहाफ़ी बरादरी, जो कि अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ है और साबर शाह के साथ हुआ है। मैं अजहर फारूक साहब से पूछूंगा कि ये जो साफ़ी बरादरी के साथ आजकल हो रहा है, इससे पहले खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट में पीका आर्डिनेंस लेके आए हैं और साफ़ियों पे एक शब्द खून मारा था। अब ये दूसरी गवर्नमेंट आई है PDM, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में मिक्स अचार भी कहते हैं। तो फारूक साहब क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने अरशद साहब और साहब के हवाले से जो मजम्मत की है, यकीनी तौर पर जो भी हुकूमतें आती हैं वो उनकी ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि मीडिया को कंट्रोल करें और मीडिया को उस तरीके से चलाएं जिस तरीके से उनकी मंशा और ख्वाहिश होती है। तो जब उनको नाकामी होती है तो इस तरह के फिर रद्द-ए-अमल जो है उनकी तरफ से, हुकूमतों की तरफ से आता है। लेकिन देखने में यह है, जितनी भी हुकूमतें मादी में गुजरी हैं, चाहे डिक्टेटरशिप हो या जमहूरियत हो, जब भी मीडिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो उन हुकूमतों के लिए कुछ अच्छा साबित वो नहीं हुआ। तो ये भी कुछ पिछले हुकूमत में भी कुछ ऐसा हुआ, इस हुकूमत में भी ऐसा हुआ और हो भी रहा है। तो ये कोई रवायात जो है वो अच्छी नहीं है जमहूरी दौर हुकूमत में, और तवक्को की जानी चाहिए कि माजी के जो अदवार हैं, जो इस तरह के इक़दाम होते रहे हैं, उनसे ये हुकूमत भी कुछ सबक हासिल करेगी। अच्छा, आप ये भी वजाहत करें कि ये दोनों जो लोग हैं, अशरफ शरीफ साहब और साबर शाकर, इन्होंने कौन सा ऐसा बुरा काम कर दिया है जो कि गवर्नमेंट को इतना बुरा लग रहा है? और अशरफ शरीफ खास करके, उनके तो वालिद साहब शहीद हैं, फौजी हैं, और भाई शहीद हुआ है, तो फिर भी फौज पे तनकीद करने का इल्जाम आ रहा है उन पे। जी, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि हुकूमतें जो हैं वो नहीं चाहती, वो यही चाहती है कि उनकी मंशा के मुताबिक को मीडिया जो है वो अपना किरदार अदा करे, और जब वो तनकीद होती है तो तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, और यकीनी तौर पर तनकीद होनी भी चाहिए, मुस्बत तनकीद होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए, उसको इस अंदाज से नहीं लिया जाना चाहिए कि पूरे मुल्क में दूर दराज के अजला में मुकदमात दर्ज कराए जाएं। तो आपको बेहतर जानते हैं कि बाज हुकूमतें जो है वो बेबस भी होती हैं, कुछ और अवामिल भी होते हैं, और इन मुकदमात में वो अवामिल जो है वो यकीनी तौर पर शामिल है। तो माजी में हम ये सारा कुछ देखते हैं, लेकिन बिल आखिर फतह जो होती है वो हमेशा मीडिया की रही है, और इंशाल्लाह आइंदा भी मीडिया ही फतह याब होगा। बेशक। मैं अलाउद्दीन कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगा। जो एक बड़े टाइम से बात आ रही थी कि खान साहब एक कॉल देंगे एहतजाज की, बिल आखिर वो दिन आ गया और आज खान साहब ने 25 तारीख दे दी है। तो क्या समझते हैं कि ये मुल्क जो अफरा तफरी की तरफ जा रहा है, इस कॉल का क्या मतलब है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबर भाई, मैं इस कंटेस्ट में जाने से पहले थोड़ा सा आपको ना अपनी एक आज दुखी दिल की एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, माइनर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं इतना को बड़ा वो ओहदेदार नहीं हूँ, तो मैंने अपनी प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसका आगाज 1985 से किया, और टिल टुडे मैं किसी ना किसी रेफरेंस में, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में इसका हिस्सा रहा हूँ पॉलिटिक्स का। तो मैंने मुस्लिम लीग नून का भी पीक का टाइम देखा है, मैंने पीपल्स पार्टी को भी बड़े करीब से देखा है, राजा परवेज अशरफ साहब और दूसरे जो ये हैं अकाबरीन के साथ जाती मरासम तल्लक और घर आना जाना, एक दूसरे की खुशी गमी, चौधरी रियाज साहब, खुर्शीद जमान, जावेद इखलास साहब हमारे 5 दफा MP रहे, भाइयों जैसे हैं। मैंने ये अपनी लोकल पॉलिटिक्स के अलावा जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस है उनका भी मैंने रवैया देखा है। तो जो घटिया और चीप रवैया इस वक्त हमारी उसमें जमातों में है, मैं किसी एक जमात को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं सारी जमातों को वो क्रिटिसाइज करूंगा कि हमने इखलाकियात का दामन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया। अब आप देखें कि वो पहले होता था ना कि झारा पहलवान और उसका पट्ठा फजा पहलवान, और फिर वो
दाव पेच और उस्ताद की झलक नजर आनी। तो इस वक्त हमारा जो ये है पॉलिटिक्स को 4-5 जो है वो पॉलिटिशियन उन्होंने बड़ा प्रागंदा किया हुआ और तू तड़ाक से बात जो है वो एक दूसरों के घरों तक और बेडरूम्स तक और वो पोर्न वीडियोस तक और उनके जातियात और बिद्दियों और बहनों तक चली गई है। तो इसमें मुझे जो आइंदा आने वाली जो इसके अंदर एक वो झलक नजर आ रही है वो लोगों की बजाय मुल्क के साथ हमदर्दी के शायद जातियात पे ज्यादा लोग आके एक दूसरे के साथ रिवेंज में जाएंगे और मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे और मुल्क को जो है वो अफरा तफरी का शिकार करेंगे। देखें, जलसे जुलूस और जो होते हैं ये लॉन्ग मार्च, ये एक प्रोटेस्ट का एक सिंबॉलिक जो है ना वो इनिशिएटिव होता है कि आप एक इनिशिएटिव लेते हैं कि जी मैं हुकूमत की पॉलिसी से इनराफ कर रहा हूं, उससे मैं इख्तलाफ कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं लॉन्ग मार्च करके अपने ऊपर जबर कर रहा हूं कि मैं पैदल चल रहा हूं, गाड़ी में जा रहा हूं और जाके एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाता हूं। तो ये मेरा एक बुनियादी जमहूरी हक है जो जिससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। और आपको अगर मेरे मुखालिफ पार्टी के भी है तो यू शुड अप्रिशिएट मी कि आप एक अच्छे काम के लिए निकले। कल हम भी हो सकता किसी वक्त इसीलिए तो ऐसे काम ऐसे प्रोटेस्ट के निकले तो आपने भी हमारी अखलाकी जो है ना वो हमें वो देनी है, मदद करनी है अखलाकी। अब मसला ये है कि मैं भी सुन रहा था चंद मिनट पहले राना सनाउल्लाह साहब का बयान वो शेख रशीद के बारे में, उनके गुजाती रिवेंज होंगे और वो एक दूसरे को एक उसको कहता है कि ये शैतान है पिंडी का और वो कहता है ये वो चमगादड़ शैतानी शक्ल का और एक दूसरे के जातियात पे वो इस हद तक चले गए हैं कि मैं इसको बंदर किले से बांधूंगा, वो इसको कहता है मैं इसको जंजीरों से बांधूंगा। तो ये इस तरह के जो लोग हैं ना, हमें सबसे पहले इनकी जुबान को कंट्रोल करना चाहिए कि यार, और इनकी हाई कमान जो है, मैं खान साहब को भी कहूंगा, शहबाज शरीफ को कहूंगा, मियां नवाज शरीफ साहब को कहूंगा, मैं जरदारी साहब को कहूंगा, परवेज अशरफ साहब भी स्पीकर को कहूंगा कि ये जो बालिश्ती है बोने टाइप के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कहें कि वो अपने कद के मुताबिक बात करें। ऐसी बात ना करें कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी जुर्रत क्या है, तुम्हें जुर्रत क्या, ये बातें जो है ये बेसिकली किसी भी बंदे को जो है ना वो प्रोवोक करती है। कुरैशी साहब, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। वो ये है कि आपने जैसे अभी मिसालें दी हैं, राना सनाउल्लाह की नून से आती है, पीपे से आती, तनकीद आती है, तो कल खान साहब ने कोई काम नहीं किया मरम के बारे में बात कर? जी मैं वो ही बात करने लगा हूं अभी। मैं बेसिकली वो कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब खान साहब ने जो है ना वो जो साथ में धोते हैं ना साथ दूसरे, तो वो बार बार जो एक ही चीज तवातर के साथ दोहराई जाए ना, अगर बाबर भाई में हर बात के बाद आपको कौन देखे ना जी मैंने ये किया बाबर भाई, देखे जी ये किया बाबर भाई, आप कहेंगे यार मेरा नाम ही आपको जुबानी याद हो गया, बार बार बाबर भाई कहना जरूरी है, आप बात कर लें पूरी। तो जब आप बार बार किसी बंदे का नाम तवातर के साथ किसी गुफ्तगू में अंगेज उसको करेंगे तो नाम आला है, गुस्सा आना एक फितरी अमर है। और फिर अपना मरियम नवाज जो है वो इमरान खान साहब के बच्चों की उम्र है। She must realize कि he is just equal to my father और उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो एक पार्टी का सरबराह है। ऑल दो तुम नवाज शरीफ की बेटी जरूर हो बट यू आर नॉट पार्टी हेड। तो आपको अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। बार बार हर बात में उसको इमरान खान को ऐसे मुखातब करना है जैसे वो आपका क्लास फेलो है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। कुरैशी साहब, क्या आप स्पोक्स पर्सन पीटीआई का हिस्सा होते हुए क्या आप इस चीज को मजम्मत नहीं कर सकते? इस चीज की बिल्कुल हम इसकी खान साहब ने की तो मजम्मत करनी चाहिए आपको और आवाम को बताना चाहिए कि अगर वहां से गलत हो रहा है तो पीटीआई भी गलत कर रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं, बीइंग पॉलिटिशियन ये मुझ में भी एक थ्रेट है कि कल अगर मैं को बात करता हूं तो मैं को बंदा उठ के मेरी अगर दी बहन के बारे में बात करे तो मेरे लिए तो मर्रा हो गया ना। पॉलिटिक्स में बंदा आता है इज्जत के लिए और उसकी अगर वो घरेलू जिंदगी उसकी बाजार में डिस्कस होने लगे। बेसिकली मैंने जो बात की है ना कि ये आया क्यों है, ये फिनोमेना हमारी पॉलिटिक्स में आया क्यों है, इसको लाने वाले एक मरियम औरंगजेब, एक मरियम नवाज और एक राना सनाउल्लाह, इन तीन बंदों ने पार्टी का इमेज खराब किया और इन अब्सेंस ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ दे हैव क्रिएटेड ए लॉट ऑफ क्राइसिस इन द पार्टी एज ए वोकल पर्सन। अगर ये अपनी जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल तो यहां तक बात जाती ना। और मैं आपको एक और बात बड़ी वसूख के साथ कहता हूं कि अगर आप तकरीर करते हुए धीमे लफ्जों में भी बात समझाने की कोशिश करें तो बंदा इशारा समझ जाता कि इसका इशारा उसकी तरफ है। और मैं तमाम पॉलिटिशियन से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपनी बहनों और बेटियों का जिनका पॉलिटिक्स के साथ तल्लक नहीं है उनके नाम, उनकी जो जाती जिंदगी उसको क्रिटिसाइज ना करें। आप आए मुआशियत पे, आप आए अपने फिस्कल मैटर्स पे, आप आए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे, आप एक दूसरे के ऊपर तनकीद करो कि तुमने बीइंग प्राइम मिनिस्टर क्या डिलीवर किया और मैंने क्या किया, तो अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें ना।
ایک دوسرے کی اس پہ واپس آتے ہیں. میں شاہد اقبال صاحب کی طرف جاؤں گا. شاہد اقبال صاحب, آپ لاہور سے ہیں اور آج وہاں پہ جو پنجاب اسمبلی کے سامنے ڈرامہ ہوا ہے, پورے شہر کو یعنی کہ باندھ کے رکھ دیا گیا اور بہت سارے لوگوں کا فائنینشلی نقصان بھی ہوتا ہے اور شہر میں ویسے بھی افراتفری پھیلتی ہے, تو آپ لاہور کے بارے میں ہمیں اپڈیٹ کریں. یہ ایک تو آپ کے چینل کو اور میرے جو دوست ساتھی ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا خاص کرم کرے, فضل کرے. اور یہ جو میرے پی ٹی آئی کے بھائی جو بات کر رہے تھے, میں ان سے متفق ہوں. 100% اگر نہیں ہوں کم سے کم 70-80% ضرور متفق ہوں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. پالیٹکس سروس ٹو دا ہیومینٹی بیسڈ جو ہے ایک ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو ہم نے ایک بزنس اور ایک ڈرٹی گیم بنا لی. اور جو ہمارے اے آر وائی کے ساتھی ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, اس میں بعد میں روشنی ڈالوں گا. جو بات آپ نے آج پنجاب اسمبلی کی ہے, تو بھٹی صاحب پنجاب اسمبلی میں کسی بھی پارٹی کو قصوروار نہیں کہہ رہا, چاہے کافلی ہو, پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو. یہ آج کا ماحول جو ہے اس میں بالکل لوگ کہتے ہوں گے کہ بھٹی صاحب آپ کے بڑے تعلقات ہیں نون لیگ والوں کے ساتھ, آپ لاہوری ہیں اور لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے, زیادہ سیٹس ان کی ہیں. لیکن آج میں آپ کے ٹیلی ویژن کے تھرو, آپ کے پروگرام کے تھرو, میں بینگ اے سینئر اینالسٹ ہوسٹ یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پنجاب میں لوٹائزم یا فارورڈ لوگوں کو فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش میں لے کے آنا, اگر یہ خان صاحب بھی کرتے تو میں تب بھی کہتا کہ پی ٹی آئی نے غلط کیا ہے, نون لیگ نے بھی غلط کیا ہے. یہ سبھی لوگ جتنے بھی اوم چودھری صاحب ہوں, ملک صاحب ہوں یا اپنے علیم خان صاحب ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے 4 بندوں کا, 16 بندوں کا, 5 بندوں کا جو گروپ ہے, آج جو کرائسس آئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے کرائسس تب شروع ہوئے جب پرویز الہی صاحب نے کمٹ کیا نون لیگ والوں کے ساتھ اور رات کو مٹھائی کھائی اور زرداری صاحب کو جا کے سلامی دی. اور اس کے بعد یہ کرائسس نہ پی ٹی آئی کا کریٹڈ ہے پنجاب کا اور نہ ہی یہ نون لیگ کا کریٹڈ ہے. شاید یہ میری بات چند حلقوں کو اچھی نہ لگے, یہ پرابلم جو کریٹ کی اور یہ کرائسس جو کریٹ کیے ہیں, اس میں میرے ذاتی تعلقات ہیں پرویز الہی فیملی کے ساتھ اور کامل علی آغا کے ساتھ. بڑی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی پرائز جو ہے پرویز الہی صاحب کی جو ایک موو تھی کہ پہلے انہوں نے اپنی پروجیکشن انیشیٹو لیا نون لیگ کے ساتھ اور وہ خان صاحب کو پرووک کیا, اور خان صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. بزدار صاحب کے بعد انہوں نے کافلی 10 سیٹس والوں کو, حالانکہ وہ پنڈی کا شیطان کے جو کہتے رہتے ہیں اپنے رانا ثناء اللہ, اور وہ اس کو چمگادڑ کا نام دیتے ہیں, انہوں نے بھی کہا, شیخ رشید صاحب ہمارے دوست ہیں, کہ ہم 7-8 سیٹس والوں کو چیف منسٹری نہیں دے سکتے. لیکن ایک ڈرٹی پالیٹکس شروع ہوئی کہ ان کو جب پتا چلا نون لیگ پرویز الہی صاحب کو کینڈیڈیٹ بنا رہی ہے, تو انہوں نے پھر اپنی آفر کر دی. اور اس آفر کے بعد آج ملک کا حالات دیکھ لیں کہ نہ وہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں رہی ہے نہ وہ نون لیگ کی رہی ہے, اور سب سے بڑی پرابلم جو فیس کر رہے ہیں وہ عوام کر رہے ہیں. میں بھی لاہور میں بیٹھا ہوں, یا پنجاب کے لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں, اور اس کی ساری بیس جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ تک جاتی ہے. اور میں بالکل خان صاحب, عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ ہوں, ان کے اس ورڈکٹ کے ساتھ ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹر آف پاکستان اگر فیملی بنانا بھی چاہتی تو ان کو نہیں بننا چاہیے تھا. جب فیڈرل میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آ چکے ہوئے تھے, تو یہ وہ اپنی سیٹ اگر پرویز الہی صاحب ڈپ کر گئے تھے یا بیک آؤٹ کر گئے تھے اپنی کمٹمنٹ سے, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی ایسا فارمولا لاتے جس سے پنجاب ٹھیک ہوتا. کم از کم لوگ آج ڈے ٹو ڈے اپنے کام تو کر سکتے. پنجاب کے حالات تو مجھے تو اس وقت پنجاب یوں لگتا ہے جیسے کشمیر ہے, یعنی اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اور اتنی کھینچا تانی ہے, اتنی ٹینشن ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ نہ نون لیگ کے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی کے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں,
और सिर्फ वो परवेज लाई ग्रुप जो काफ लीग जो कि टूट चुका हुआ है, आधा वो फेडरल में है, यानी उनके 10 एमपीए यहाँ पीटीआई के साथ हैं और फेडरल में वो नून लीग के साथ हैं। तो इससे ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना छांगा मांगा दौर में थी, ना मरी दौर में थी। जो भी वो पुरानी मिसाल देते हैं कि छांगा मांगा और मरी दौर, मैं ये समझता हूँ उन दोनों के गंद को इकट्ठा करके उसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वो दौर चल रहा है कि जो मैं ये समझता हूं कि जिसमें मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। अगर इस मुल्क को चलाना है, बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, अगर इस मुल्क को चलाना है, ना तो इसमें मिसाके जमहूरियत अब काम आएगी, ना ही इसमें कोई सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी वो काम आएगी। अब इस मुल्क को चलाने के लिए खान साहब ने खुद हमारी असेंबलीज को डिसॉल्व किया। जैसे ही वो रिइंस्टेट हुए, उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया। उनको पता था कि पाकिस्तान फाइनेंशियली करप्शन की तरफ जा चुका हुआ है और बैंकरप्सी की तरफ जा चुका हुआ है। खान साहब को सब पता है। 2 महीने पहले तक सारी गेम उनके हाथ में थी। उनको पता है कि पाकिस्तान नहीं चल सकता। मेरा सवाल है आपसे, फिर मेरा सवाल है, एंड कर दूं, एक मिनट मैं एंड कर दूं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को चलाने के लिए खान साहब के पास, इमरान खान साहब के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो डेट ना ले कि डेट क्या है। और आज उन्होंने कहा अगर हमारी कौम इन बदमाशों को दोबारा लानी चाहती है वो ले आए। खान साहब इस वक्त मिसाके पाकिस्तान की बात करें, वो सिर्फ आजाद पॉलिसी की बात ना करें, वो आजाद मुईशत की बात ना करें, वो इस वक्त पाकिस्तान को चलाने की बात करें। तो ये था मेरा कि मिसाके पाकिस्तान चाहिए, इस मुल्क को चलाना है। और बहुत सारी और जो लॉ है मिसाके पाकिस्तान करने के लिए अदालतों को, फौज को, यानी अदलिया को, और जो 36 डिपार्टमेंट है जिससे ये मुल्क चल रहा है, सभी के हेड्स को बुला के और पाकिस्तान के सियासतदानों को बैठ के मुल्क की एक डायरेक्शन होनी चाहिए, जिसको मैं कौमी हुकूमत कहता हूँ। कौमी हुकूमत बगैर खान साहब के नहीं बन सकती। चलिए मैं आपके पास में वापस आता हूँ। मैं अदर साहब की तरफ जाऊंगा। अदर साहब अभी जिक्र कर रहे हैं शायद इकबाल भट्टी साहब की कौमी हुकूमत आनी चाहिए, और ये बात कर रहे हैं कि फौज को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन आज और मिसाके पाकिस्तान करना चाहिए, मिसाके पाकिस्तान जी। और खान साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर फौज न्यूट्रल तो अब न्यूट्रल रहे। तो इससे क्या मुराद है खान साहब की, और क्या ये मौजूदा गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट कौमी गवर्नमेंट नहीं है, खाली पीटीआई बार है? जी, इसको कौमी गवर्नमेंट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि एक बहुत बड़ी जमात है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ये कौमी हुकूमत कैसे हो सकती है। अब बुनियादी बात तो ये है, जिस तरह की मिसाके पाकिस्तान की बात हो रही है, बदकिस्मती से जितनी भी सियासी जमातें हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, सारे अपने अपने मफादात को देख रहे हैं। देखें, एक तो सियासी खेल ही गलत खेला गया। इमरान खान की हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाती तो उसमें कोई हर्ज नहीं थी। अगर वो मुद्दत पूरी करते, 5 साल का मैंडेट उनके पास था, मैं उसमें भी आऊंगा कि क्यों नहीं करने दी गई। वो 5 साल का मैंडेट पूरा करते तो उसके बाद आप देखते पीटीआई अगर परफॉर्म करती तो ठीक, नहीं तो उसकी हालत वही होनी थी जो पीपल्स पार्टी की 2013 में हुई थी। हालांकि अब में बड़ी वीक हो चुकी थी पीटीआई, कमजोर पोजीशन थी पीटीआई की, लेकिन ये नैरेटिव आने के बाद जो अमेरिका से मुरासा है, उसके बाद पीटीआई को एक नई जिंदगी मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। पीटीआई बहुत अच्छी तरीके से पीटीआई ने सियासत खेली है। वो जो नैरेटिव है उसको बढ़ाया है, अवाम में गए है, और इस वक्त ये बिल्कुल हकीकत है कि पीटीआई एक बहुत मजबूत पोजीशन पे है। अब जिन लोगों ने अंदाजा लगाया था कि हुकूमत तब्दील करके वो आएंगे, मामलात को ठीक करेंगे, आज वो कह रहे हैं, कल भी हमारी पार्लियामेंट परसों मुलाकातें हुई हैं 2-3 मिनिस्टर से, वो कह रहे हैं हमारे अंदाजे गलत साबित हो गए। भाई, अंदाजे क्यों गलत साबित हुए? आपने अंदाजे ठीक लगाने थे। अगर हुकूमत करनी थी, संभालनी थी, और अगर हुकूमत अब मिल गई है तो अब ये क्यों हो रहा है कि जी इलेक्शन में चले जाए, इत्तेहादी फलां से मशावरत हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट ओनरशिप ले, इत्तेहादी ओनरशिप ले। अब याद तो अब मसला बहुत गंभीर हो चुका है जी। मुल्क का मामला जो है वो इंतहाई संगीन हो चुका है, कोई इसको देख नहीं रहा। पीडीएम की जो हुकूमत है या पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है, अब वो भी सोच विचार में है कि अब कैसे आगे चलें। उनको खतरा ये है कि हम इस वक्त बड़े फैसले लेने हैं उन्होंने,
IMF जो भी डिसीजन ले, लेकिन हुकूमत को बड़े फैसले लेने हैं। सब्सिडी जो है वो वापस कर दिया। कतर में मेरे ख्याल में IMF के साथ कोई मीटिंग भी है, नून की गवर्नमेंट वहां पे जाएगी और वहां पे कोई बातचीत वो चल रही है, वो हो रही है, ये पिछले 4-5 दिन से चल रही है, लेकिन कल उसका कोई सामने आ जाएगा। लेकिन अब वो PDM की जो हुकूमत है वो ये समझती है कि हमने बड़े स्टेप्स ले लिए और 2 महीने के बाद एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी आप इलेक्शन की तरफ जाएं, बहुत बड़ा प्रेशर है, तो हम तो अनपॉपुलर हो जाएंगे, इलेक्शन में बिल्कुल वॉश आउट हो जाएंगे। अब वो समझ रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई फैसला कर लिया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो पूरा दबाव डाल रहे हैं कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट आनी चाहिए। अब देखना ये है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो ये मामला ठीक हो जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान की क्या 4 महीने पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है? फाइनेंशियली जो फिलहाल सिचुएशन है, क्योंकि डॉलर 200 क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान में जो माशी हालात हैं बहुत ज्यादा खराब हैं, और अगर बजट भी देती है यही गवर्नमेंट, ये तो कोशिश करेंगे कि बजट देने से पहले जान छूट जाए या कोई ऐसे इंतजामात हो जाए IMF की तरफ से। अभी सलामती कौंसिल को भी कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल की कीमत आप सेट करें, बड़े फैसले आप लें, तो फिर अगर फैसले नहीं ले पा रही गवर्नमेंट तो क्या होगा फिर? देखिए जी, सिक्योरिटी काउंसिल को तो इसलिए कहा जा रहा है ताकि 1.25 साल जो पीछे बचता है वो स्टैंप करा ली जाए कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं किया जाएगा, इसलिए वो सिक्योरिटी काउंसिल के वो आड़ ले रही है हुकूमत। लेकिन वो तो आ नहीं रहे इसमें, उन्होंने तो वादे तौर पर कर दिया कि ये हुकूमत ने फैसला करना है। हुकूमत अब ये भी बीले तो नहीं है, ये समझते हैं क्या हमने बड़े स्टेप्स ले लिए तो कल हमको घर भेज दिया गया तो अवाम तो जूतियां लेके पीछे पड़ेगी, कितनी महंगाई करके आप क्यों आ गए हैं। सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। लेकिन अब ये चाहिए ये कि जो लोग इनको लाए हैं, इस बिल्कुल ये वाज़ेह बात है कि इनको लाया गया है, जो लाए हैं वो मुल्क का सोचे। अब वो ये ना सोचे कि अब दूसरी जमात को फिर ले के आए, उनका लॉन्ग मार्च कामयाब कराएं। जो लाए हैं वो जिम्मेदारी लें और इस मुल्क का सोचे ताकि मुल्क इस मौजूदा बुरान से निकल आए। इलेक्शन इस मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त तो हुकूमतें कायम है ना, पंजाब में जिस तरह की पोजीशन है या मरकज में या KPK में, जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो ये और चूचू का मुरब्बा बनेगा। पता नहीं किसके पास कोई अक्सरियत आएगी नहीं, कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये बड़ा एक संगीन मामला है। इस वक्त अगर मसले का हल यही है कि इस हुकूमत को तगड़ा किया जाए, ये ठोस स्टेप फैसले इसलिए ये नहीं ले रहे कि हमारे पास 1.25 साल है, वो भी 1.25 साल पता नहीं 2-3 महीने है, आगे कुछ चलने देगा या नहीं। तो इस वजह से ये बड़े मामलात गंभीर हो रहे हैं। और जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में आया तो उसके बाद ये सूरत हाल और खराब होगी। सरमायाकार पहले भाग रहे हैं मुल्क से, हालात इंतहाई खराब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अवाम में परेशानी है। तो मेरा तो ख्याल है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो जो है वो जाती मफादात को देख रही हैं, सियासत को देख रही हैं, इस मुल्क और रियासत का कोई नहीं सोच रहा, जिसकी वजह से ये खराबी जो है मजीद हो रही है। मैं कुरैशी साहब से पता करूंगा, क्या कुरैशी साहब जैसे अजहर फारूक साहब कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को चलने दिया जाए, इसको तगड़ा किया जाए, इसके साथ मिलकर बड़े फैसले किए जाएं, तो क्या आप समझते हैं कि खान साहब इतना इंतजार करेंगे? मैं अजहर फारूक साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं तो इनके अशीर अशीर भी नहीं, उनकी बात के आगे इनकी बात पे कोई कमेंट देना या वो करना तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई बेअदबी है। लेकिन चलें, बातें भाई हैं बड़े। बात इस तरह की है कि आप जो इस वक्त PDM की जमातें हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। शहबाज शरीफ घबराया, मरियम नवाज एकदम जो है ना वो सख्त गुस्से के आलम में और चीर फाड़ खाने वाली पोजीशन में, और फजलुर रहमान साहब अल्लाह शेरी पेशाबा, चढ़ जा बेटा सूली राम भली करेगा, हम तुम्हारे साथ हैं, सन 73 के आइन में और फला, वो पुश कर रहे हैं कि किस तरह ये अनारकी की तरफ जाए और उनके झगड़े से फायदा अल्टीमेटली मैंने उठाना है। और जो तीसरे साहब हैं जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे बारी, उसने साबित कर दिया कि वो इस शतरंज का वो शातिर खिलाड़ी है कि जिसने सबके जो मोरे हैं ना वो लाके उस मैच पे खड़े कर दिए कि अब ये सारे मिनटों में फारग होने वाले हैं। इन्होंने ये जो पंगा लिया खामखा का, कि देखिए मैं एक बात आपको बताऊं बाबर भाई, कि जब तक आप नस्तालीग चलेंगे, एक कानून और एक ज़ाब्ते और आइन के तहत चलेंगे, आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। और अगर उसमें नाकाम भी हो तो आप जलील नहीं होते। जो बंदा किसी ज़ाब्ते को छोड़ के जाता, नाकामी के साथ साथ जिल्लत भी उसका मुकद्दर बनती है। अगर खान साहब 1.5 साल इसको 1.5 साल किसका, साल के बाद तो इलेक्शन अनाउंस हो जाने थे, तो इनसे सब्र नहीं हुआ। और अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, चूंकि ये सब्र करने वाले नहीं तो अल्लाह ताला की लामवाला जो वो हमदर्दी है और वो अल्लाह ताला का कर्म खान साहब ही हो गया। खान साहब बेसिकली, खान साहब का सिर्फ कसूर एक है
کہ وہ نیو کمر تھے پالیٹکس میں, انہوں نے عوام سے وہ وعدے کیے کہ جو ڈلیور کرنا اتنا آسان نہیں تھا, ان کا ایکسپیرینس جو تھا نا ابھی اتنا نہیں تھا. تو نیو تھے لیکن ان کے ارد گرد تو بڑے یعنی کہ منجے و سیاستدان بیٹھے تھے اور انہیں پہ بہت سارے الزامات بھی ہیں. جی بابر بھائی میں آپ کو یہی بات بتانے لگا ہوں, بڑی مزے کی بات ہے. آپ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ بھی پالیٹیشین بعد میں ہے, سب سے پہلے وہ گھر کا سربراہ اور خاندان کو دیکھ کر اس کی اپنی ایک ذات ہے. اگر ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے اس ملک کا سوچتے تو آج ہمارے ملک کا یہ حال ہونا تھا کہ دنیا میں پہلی اسلامی وہ اٹامک پاور ہے پاکستان. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کو جو جس چیز سے نوازا ہے, کیا آپ سوچ سکتے ہیں اتنا کرم کسی پہ ہے؟ رشیا اتنا بڑا ملک ہے, اس کے پاس گرم سمندر نہیں ہے. جو امریکہ اتنا بڑا, اس کے پاس اتنے پہاڑ نہیں ہیں. سوئٹزرلینڈ جو جس کا سارا دارومدار اس کی ٹوریزم پہ پاکستان کے مقابلے میں شرح شیر نہیں ہے. ہم نے تو اپنا بیڑا غرق خود سے کیا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں کتنی فصلیں, کتنے پھل, کتنے موسم دیے ہیں, اور پاکستان جو واحد دنیا کا ملک ہے کہ مدینہ کے بعد پہلا ملک پاکستان ہے جو اللہ تعالیٰ اور لا الہ الا اللہ کی اساس پہ بنا ہے. اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ عمل کرتے اور اس کا ایک اسلامی آئین ہوتا اور آج ہم اس پہ عمل کر رہے ہوتے تو آج ہماری باڈی لینگویج بھی ڈیفرنٹ اور ہمارے حالات بھی مختلف ہوتے اور آج ہم خوشحال ترین قوموں میں ہوتے. آپ جتنی یہ چوچو کا مربع اور پی ڈی ایم ہے, آپ ان میں بتائیں, آپ غیر جانبدار ہو کے بات کریں. اور میں شاہد اقبال صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اور آپ ناظر صدیق صاحب سے آپ چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے کہ آپ کی جو ہے وہ ہمدردی کس کے ساتھ ہے. آپ صرف اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتائیں کہ یہ جتنے پالیٹیشین ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو محب وطن نظر آتا ہے کہ جو پہلے بنانا سوچتا اور پہلے ملک کا سوچتا ہو؟ اس ملک کو اس وقت شدید ترین ضرورت جو ہے وہ اتفاق, اتحاد, اور اس ملک کو ملک سمجھ کے, اپنا گھر سمجھ کے اس کی ہم نے تزئین و آرائش کرنی ہے. ہم نے اس ملک کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ورنہ پھر وہی میں ایک بات دہراتا ہوتا ہوں کہ ہماری تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ہم نے جس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے کہ صبح جو ہے نا وہ شیریں مزاری کو اٹھایا جا رہا ہے, رات کو عدالت کھل کے اس کو چھوڑ رہی ہے. صبح اسمبلی جو ہے نا وہ اگر یہی لوٹو والا فیصلہ ایک مہینے پہلے آ جاتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے. آج پنجاب اسمبلی میں جو رن کچ کا مارکا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے, تب وہاں پہ بس ٹینک آنے رہ گئے ہیں, باقی تو ساری باتیں ہو گئی ہیں. پولیٹیشین کا مسئلہ ہوتا ہے, ہم اگر کوئی سوال کریں تو ارد گرد کی باتیں تو کرتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ نہیں آتے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ کیا خان صاحب اتنا انتظار کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. خان صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ تو شاید 1 گھنٹے کا بھی انتظار کرنے کے روادار نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اس وقت اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا اور ہر روز وہ جاتے ہیں تو اس کی انرجی اس طریقے سے جنریٹ ہو رہی ہے کہ کوئی تو اس میں بڑھتی ہے نا جو میگا واٹس میں, ان کی کلو واٹس میں, اور اس سے بھی بڑی جو ہے نا وہ میگا اس میں بڑھ رہی ہے انرجی. اور ان کو جو آگے اپنے کراؤڈ اور عوام نظر آ رہے ہیں تو وہ تو اتنے بے چین ہے کہ 25 تاریخ بھی انہوں نے, میں سمجھتا ہوں لیٹ کر دیا, ان کو تو صبح لانگ مارچ کے لیے نکلنا چاہیے تھا کہ جس طرح کے انہوں نے ان کے لیے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. شاہد اقبال صاحب آپ یہ بتائیے کہ خان صاحب خیبر پختونخوا میں کیوں بیٹھ گئے جا کر؟ وہ نہیں کرے. اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں کہ نون لیگ والے ان کے بارے میں کیا سکینڈل لائیں گے تو وہ پھر ہیلی کاپٹر کے پی کے کا ہیلی کاپٹر کی باتیں بعد میں آئیں گی کہ ان کا ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں, وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کے پی کے کی گورنمنٹ کے بجٹ کو یوز کرتے ہیں. یہ ساری باتیں بیفور ٹائم میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کے چینل پہ, یہ باتیں ابھی بہت کچھ دنوں میں آ جائیں گی. باقی جو قریش صاحب کہہ رہے تھے میں ان سے ایگری کر رہا ہوں, میں بڑی رسپیکٹ کر رہا ہوں ان کے ویوز کی, لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ویوز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. دیکھیں ان کا تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کریں گے. میرا تعلق, میں ایک فائنینشیل ایکسپرٹ, کیا ہمیں پاکستان کے لیے نہیں بولنا چاہیے سیاسی جماعت؟ نہیں, میں نے مساق پاکستان کا نام لیا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کچھ سوالوں نے جنم لیا ہے جو میرے ذہن میں بھی آئے ہیں اور آپ لوگ کے ذہن میں بھی ہونے چاہیے. خان صاحب نے آج کی پریس کانفرنس جتنی سافٹنس سے کی ہے اور بغیر سوالات کے جواب دیے اٹھ کے چلے گئے, اس میں انہوں نے صرف 2 چیزوں پہ ایمفسائز کیا ہے کہ مجھے ڈیٹ دے دیں, جو ان کو ڈیٹ کا پہلے سے پتا ہے کہ اکتوبر نومبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. نمبر 1 یہ ان کو بھی پتا ہے. اسمبلی ڈیزالو ہوئی, سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن گیا, خان صاحب الیکشن کمشنر کا ریزگنیشن بھی چاہتے ہیں. دوسری بات خان صاحب نے کی کہ $200 کو کراس کر گیا, 189 پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے, اس میں 10-12 روپے انہوں نے, میں کہتا ہوں 180 پہ چھوڑ کے گئے, 177 پہ چھوڑ کے گئے, باقی ان لوگوں نے ڈال دی. اگر ان ڈالر نے ڈال دیے تو ان کو پوری حقیقت کا پتہ ہے
کہ اگر خان صاحب کو کل ہی دوبارہ رینسٹیٹ کر دیا جائے پرائم منسٹر آف پاکستان، تو خان صاحب سے میں کوشچن کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو، کیا پاکستان چل پائے گا؟ تو وہ جواب ہوگا نہیں. آج شوکت ترین صاحب نے جو اپنا بیانیہ دیا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے اکانومسٹ جو ہے وہ رہے ہیں، اور وہ وزیر خزانہ کے طور پہ ہر پارٹی کے وہ جو ہے وہ اس میں پیپلز پارٹی میں بھی سرو کیا، ایچ پی ایل میں نون لیگ کے ساتھ بھی رہے، اور اب پی ٹی آئی بھی رہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ نہیں رہ گیا، آئی ایم ایف، کیا خان صاحب کے پاس دیکھیں پاکستان کو چلانے کے لیے مساق پاکستان میں مساق معیشت دینا پڑے گا. جو پارٹی معیشت کو فرسٹ پرائورٹی دے کے اس کے ایس او پیز گائیڈ لائنز اور پاکستانی عوام کو سیٹسفائیڈ کرے گی، اس کو جیتنا چاہیے. خان صاحب نے اپنے ووٹرز جو سلیپنگ موڈ میں چلے گئے ہوئے تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا. میں ایگری کرتا ہوں. ابھی آپ قریش صاحب کے منہ سے کراؤڈ کا لفظ نکلا ہے، قریش صاحب کے منہ سے ووٹرز کا لفظ نہیں نکلا. مسئلہ یہ ہے کہ 2.25 کروڑ 1,65,00,000 ووٹ تو خان صاحب نے 2018 میں بھی لیے تھے. خان صاحب 2 کروڑ بھی لے لیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ ملک کیسے چلے گا؟ خان صاحب وہ ایجنڈا بتائیں کہ خان صاحب 3 مہینے کی انٹرم گورنمنٹ آتی ہے. اچھا خان صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، اسد عمر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں الیکشن، میرے خیال میں کوئی موبائل پہ سن رہا ہے، وہ آواز ڈسٹرب نہیں کوئی نہیں سن رہا. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسد عمر صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس وقت گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دیتے کہ خان صاحب کی باڈی لینگویج آج میں آپ کو بتاتا ہوں، خان صاحب نے صرف 2 چیزیں مانگی ہیں کہ مجھے ڈیٹ دے دیں اور مجھے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں. یہ گورنمنٹ الیکشن نہ یہ بھی تو بتائیں نا، ٹھیک ہے نا. یورپ میں تو ڈیٹ کسی اور کو کہتے ہیں. نہیں وہ ڈیٹ خان صاحب، میں اس بات پہ جانا نہیں چاہتا کہ وہ خان صاحب کے بارے میں اور ان کے گھر کے بارے میں، بی بی کے بارے میں کیا باتیں ہوتی رہی، یا وہ مریم کے بارے میں فواد چودھری کیسی لینگویج یوز کرتا ہے، یا شیخ رشید صاحب کیسی یوز کرتے ہیں، یا رانا ثناء اللہ کیسی یوز کرتا ہے، یا وہ کیسے، وہ چھوڑ دیں، وہ ایسی ڈرٹی چیزوں میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. میں اس وقت مساق معیشت کی اور مساق پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے آج 2 چیزیں بڑے سافٹلی مانگی ہیں. ایک تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ نیوٹرل کو نیوٹرل ہونا چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ مجھے صرف ڈیٹ چاہیے اور اس اسمبلی کو ڈیزالو ہونا چاہیے. ڈیٹ اگر وہ کل اناؤنس کر دیتے ہیں، پرسوں کر دیتے ہیں کہ ہم 25 اکتوبر کو کروائیں گے، تو اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ اسمبلیوں میں آ کے یہ جو الیکشن کمشنر والا معاملہ ہے، اس کو ہم الیکشن جو یہ چاہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے پرابلم چلے ہوئے ہیں، اصلاحات جو ہیں، حلقہ بندیوں کی اصلاحات کے بغیر تو خان صاحب کو خود بھی نہیں جانا چاہیے الیکشن میں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت میڈیا پہ آ کے یا ان کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، گرینڈ ڈیبیٹ آف آل دا پارٹیز ہیڈ ہونی چاہیے، جو اچھی معیشت کا اور پاکستان کی سولیڈیرٹی کا پروگرام دے دیں میڈیا پہ بیٹھ کے. پاکستان میں اس کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے اس کو آگے لے آنا چاہیے. میں آپ تمام لوگوں سے ایک لاسٹ کوشچن کروں گا اور میں امید کروں گا کہ آپ اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے جواب دیں گے. اظہر فاروق صاحب، آپ یہ بتائیے کہ ابھی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا ٹیکنوکریٹس کی بھی کوئی گنجائش ہے کہ ٹیکنوکریٹس آئیں یا کوئی ایسے معاشی ماہر آئیں جو کہ آنے والی جو ہماری ہوگی گورنمنٹ بنے گی اس میں ایسے لوگوں کی گنجائش ہے؟ اور دوسرا میرا سوال بھی لے لیں کہ اگر ذکر کیا بھی شاید اقبال بھٹی صاحب نے کہ جیسے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ دے کے جائیں، تو شریم مزاری کو آج گرفتار کیا گیا ہے یا ریلیز کیا گیا دوبارہ، تو کیا وہ ایم این اے ابھی بھی ہیں؟ اور ایم این اے ہیں تو کیا ایم این اے کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس وقت تک شیریں مزاری جو ہے وہ ایم این اے ہیں، کیونکہ ان کا استعفیٰ جو ہے وہ اسپیکر نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جتنے بھی پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کے استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے ہیں. ان کو کال کیا گیا تھا تمام ارکان کو، لیکن وہ اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوئی ہے، تو اس وقت تک وہ ایم این اے ہے. لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ اسمبلیاں چھوڑ چکے ہیں، پی ٹی آئی واپس، لیکن اسٹیٹس ان کا ایم این اے کا ہے. دوسری جو بات آپ نے ٹیکنوکریٹس کی تھی تو بھٹی صاحب نے ذکر جیسے کیا شوکت ترین صاحب نے. شوکت ترین صاحب مضبوط امیدوار ہیں ٹیکنوکریٹس میں، حکومت جو بنے گی اس میں. حفیظ شیخ صاحب ان کا بھی نام آ رہا ہے، حفیظ شیخ صاحب ہیں، رضا باقر صاحب ہیں، 2 اور ایمبیسڈر ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، وہ بھی بڑا اپنا دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور 4-5 یہ بندے ہیں جن کا نام آ رہے ہیں. تو یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی.
भट्टी साहब एक और बात बार बार कह रहे हैं कि इन सब जमातों को इकट्ठे बैठ जाना चाहिए। भट्टी साहब बेहतर जानते हैं कि इमरान खान साहब इनके चेहरे नहीं देखना चाहते, इनका नाम नहीं सुनना चाहते, इनके साथ कैसे बैठेंगे? वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए पाकिस्तान की खातिर खान साहब आज से 10 साल पहले बैठते रहे हैं, इन्हीं के साथ बैठते रहे हैं। ये वही लोग हैं, तब भी ये करप्ट थे, आज भी ये, अगर तब भी करप्ट थे तो आज भी करप्ट है। तो पाकिस्तान की खातिर बैठना पड़ेगा। खान साहब पाकिस्तान से अलग नहीं है, इनके साथ बैठना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म करके सदारती निजाम लाकर सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। बस सर, अगर सारे बैठ तो जाएं तो फिर तो मसाइल बहुत सारे हल हो जाए ना। जैसे कि मैंने कहा कि खान साहब तो बिल्कुल बैठने को तैयार ही नहीं है, तो वो तो एक नामुमकिन सी बात है कि खान साहब को अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी जी। खान साहब को ईगो, जो हम खान साहब के फैन है, मैंने भी खान साहब को वोट दिया हुआ है, लेकिन खान साहब की जो ईगो की प्रॉब्लम है, जब तक वो खत्म, पाकिस्तान एक तरफ है, खान साहब की ईगो एक तरफ है। जी अजहर फारूक साहब आप मुकम्मल करें, फिर मैं आगे जाऊंगा। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि बदकिस्मती से जितनी भी हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो मुल्क का नहीं सोच रही, वो अपना दाव लगाती है, अपना दाव लगाने का सोच रही है। इस वक्त हर बंदा दिहाड़ी के चक्कर में, असल मसला यही है कि अब ये हो रहा है कि जी पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, जरदारी साहब चाहते हैं जी असेंबली अब मुद्दत पूरी करें। वो क्यों चाहते हैं जी? जब बाकी जमातें हुकूमत में शामिल वो सोच रही हैं कि इलेक्शन करा दिए जाए, तो वो क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि सिंध में उनकी हुकूमत है, वो हुकूमत अपनी दाढ़ी पूरी करे, अपनी दाढ़ी। तो मुल्क का तो कोई सोच ही नहीं रहा। जब मुल्क का सारी सियासी जमातें सोचेंगी तो तब, अब मामला बहुत ही गंभीर हो गया ना जी। एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है, सियासी जमातें भी परेशान है, अवाम बेचारे जाए तो जाए कहाँ? कोई हाल नजर ही नहीं आ रहा है इस वक्त। सारी हर तरफ कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन के माहौल में फिर आपको मालूम है कि किस तरह होता है। वो 2099 का 12 अक्टूबर का मुझे याद है, मैं कवर भी किया था, वो जब मुशर्रफ साहब आए थे। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं तो ये समझता हूँ कि अवाम जो है वो बहुत तंग आ चुके हैं सियासतदानों से, वो फिर वेलकम करेंगे, या भूल जाए कि अवाम कहेगी जी इस तरह की नौबत ना है, क्योंकि अवाम जो जी अजहर सिद्दीक साहब ने जो बात की है ना, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि इन्होंने जो बात की है जरदारी साहब की, जरदारी साहब 1.5 साल अगला तो अपनी हुकूमत का प्रोटोकॉल चाहते हैं कि मैं वो एंजॉय करूं और हमारी हुकूमत सिंध में रहे। पंजाब में उनकी एक सीट थी राजा परवेज अशरफ वाली, अब वो माशाल्लाह पंजाब में सारे के मालिक बन के बैठे हुए हैं। और इलेक्शन के बाद ये जो अगर 1.5 साल, खुदा न खास्ता अगर 1.5 साल ये हुकूमत चलती है और मुल्क डिफॉल्ट नहीं करता, इलेक्शन होते हैं, तो अल्टीमेटली नून लीग तो इसमें से वॉश आउट है, तो मुकाबला पीछे आ जाता है पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का। तो उनकी तो जीत ही जीत है। जरदारी की तो चाहे टास कुछ भी आए, उनकी जीत ही जीत है। वो तो आराम से बैठ के, वो तो ये बात समझ आ रही है। हाँ, नून को अब फंसी हुई है, अब वो कंबल को छोड़ रहे हैं, कंबल उनको नहीं छोड़ रहा है। अब जरदारी साहब कह रहे नहीं, आप मुद्दत पूरी करें, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं आप मुद्दत पूरी करें। अब बोझ जिसके सर पे है टोकरा, उससे पूछे ना भाई कितना बोझ लगा हुआ है। हम तो बाहर बैठे हुए हैं। आपने एक देखा होगा, हमारी पठवार की रिवायत है कि हमारे यहाँ पे कबड्डी होती है, तो जो कबड्डी लड़ रहे होते हैं वो इतना जोर नहीं लगा रहे होते, जो बाहर बैठे हुए जोर लगा रहे होते हैं, ये कर लो वो कर लो। असल का तो हालात तो जो बीच में होता है उसको बताना कि जोर पीटीआई बैठी है जी, बाकी तो सारे घी में उंगली नहीं, पीटीआई बाहर नहीं बैठी, लेकिन पीटीआई तो माशाई नहीं है। पीटीआई गवर्नमेंट का हिस्सा, केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में पीटीआई हिस्सा है पाकिस्तान, लेकिन उनका जो है ना सेनेट में भी है, सेनेट में भी है, प्रोविंशियल में भी है, सेनेट में भी है। शायद इकबाल भाई मेरी बात सुने, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि जो केपीके और बलोचिस्तान और सिंध तीनों को बुलाएं तो पंजाब उसे दुगना और तिगना है। तो बात यह है कि पंजाब में जिसकी हुकूमत होगी, आपने वो बात की ना पहले कि 12 वालों को क्यों जाके ऑफर की, बेसिकली आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात बंदा जो इस वक्त आता है ना तो खुदकुशी भी करता है ना, बंदा अपने गोली नहीं मार लेता कि वो हालात से इतना तंग आ जाता है। तो कई दफा किसी बंदे को सियासी खुदकुशी भी करनी पड़ जाती है, कई दफा बंदे को हालात से, ये डर्टी पॉलिटिक्स का लफ्ज आपने जो इस्तेमाल किया, ये बड़ा मौजूद है। अभी आपने ये आप मानते हैं कि उस वक्त डर्टी पॉलिटिक्स हुई? खान साहब ने माना कि मुझसे मिस्टेक हुई, मैं प्रेशर में आके मैंने परवेज इलाही साहब को ऑफर कर दिया? नहीं, ये बात नहीं है, उन्होंने प्रेशर में आके नहीं किया। बेसिकली हर बंदा एक ही बात कर रहा था कि उसकी बेचारे बुजदार की शराफत उसके रास्ते में रुकावट। हर बंदा कहता ओ जी ये तो शरीफ आदमी है जी, और ये इसकी ये बोल, लोग बेसिकली ज्यादा ऊंचा बोलने वाले को वो सनाउल्लाह समझते हैं कि जो बंदा बात ही यहाँ वो बेगैरत और वो फलाना और धमकाना और यूं। सर आप शेर रशीद का नाम भी तो ले दिया करे ना यार, ये
सिर्फ आप गाना सुनाओ ना, मुच्छड़ की बात है। ऐसे बात आगे चली जाएगी, मैं कंक्लूड करना शेख चाह रहा रशीद के साथ हूँ। हमारा क्या ताल्लुक? वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी का सिर्फ हमारी उसका हलाई है। साहब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा गुजर खान के हवाले से। अभी आपने राजा परवेज अशरफ का जिक्र किया और पीपल्स पार्टी का जिक्र हुआ है कि पंजाब में एक ही सीट जीती गई और पंजाब में राजा परवेज जीते हैं। जी जी, सुनने में ये आ रहा है कि गुजर खान में कुछ सीट एडजस्टमेंट भी होने जा रही है। नून लीग को यानी कि रेड झंडा दिखा दिए गए कि आप पीपल्स पार्टी को। मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिटिशियन जो है वो राजा जावेद इखलास है। अगर आज परवेज अशरफ को टिकट दे दिया जाए तो सबसे पहले आमीन करने वाले राजा जावेद इखलास होंगे। उन्होंने एक मिनट नहीं लगाना, उनके अंदर जो प्रोटेस्टिंग जो पॉलिटिक्स है वो है नहीं, वो उनके अंदर पाया नहीं जाता, वो एग्रेसिव किस्म के पॉलिटिशियन नहीं है। और वो पार्टी के हाईकमान को कहेंगे। और राजा परवेज अशरफ का इस हल्के से इलेक्शन लड़ना और पीटीएम का उम्मीदवार मुतफिका होना, ये इनकी वैसे ही सियासी मौत है। मैं तो खैर इनकी सियासी आ गई, अब जो हालात खान साहब ने इनके लिए क्रिएट कर दिए ना, आजमा तो इन सबका ठीक हो गया। लेकिन परवेज अशरफ का इलेक्शन लड़ना ये कुर्बे क़यामत की निशानी और मुस्लिम लीग नून के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी इंशाल्लाह, ये देख लीजिएगा। और पहले ही जो हमारे वेटरन पॉलिटिशियंस हैं उनका आपने इंटरव्यू आपने खुद किया, इंटरव्यू अपना चौधरी खुर्शीद ज़मान और चौधरी रियाज साहब का, वो तो बपांगे दौल इससे वो कर चुके हैं, इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं कि अगर ऐसी बात हुई। आपका पॉइंट आ गया। शायद इकबाल भट्टी साहब मुझे ये बताइए खाली एक दो अल्फाज में कि आप इलेक्शन कब देख रहे हैं? मैं इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में देख रहा हूँ, या अक्टूबर से लेकर दिसंबर, उससे पहले इलेक्शन पहले हो नहीं सकते ना, चलिए, पॉसिबिलिटी नहीं है। आप भी एग्री करें फिरोज साहब? अजहर साहब आप क्या कहेंगे? सर अकॉर्डिंग टू लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, 3 माह तो उनको चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को, 3-4 महीने लगते हैं, तो अक्टूबर चौथा महीना वही बनता है ना, तो इससे पहले कैसे वो कर सकेंगे? खान साहब, सिर्फ मैं एक इनपुट दे दूं प्लीज। खान साहब ने इसलिए प्रेशर मेंटेन रखा कि इनको मौका ना दिया जाए 1.5 साल, तो खान साहब के पहले दिन उनको पता था कि अक्टूबर नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते या दिसंबर में। खान साहब ने उसकी फिक्सेशन करवानी थी, वो करवा दी है। ये धरने में साबित हो जाएगा। अगर आप महीने बाद बैठे होंगे तो आपको मेरी बातें सारी सच नजर आएंगी। और नून लीग में एग्री कर रहा हूँ से आपका बहुत शुक्रिया कुरैश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शायद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम में बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे नाजरीन है वो देख के इससे कुछ फैसले करेंगे कि हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है। पार्टियां जो है, नजरिया जो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा नजरिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान है और पाकिस्तान है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आजर सिद्दीक भाई और शाहिद इकबाल साहब, ये मेरे लिए ऑनर है कि आप जैसे बंदों के साथ बैठना, तो मैं मुझे इट्स प्लेजर फॉर मी। थैंक यू पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बाबर भाई बहुत शुक्रिया।